कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। आवश्यकता है तो इंसान को संयम और ईमानदारी के साथ ईश्वर के चरणों में प्रीत रखते हुए अपने जीवन के पथ पर चलते रहने की। कहीं ऐसा न हो हम कुकर्मों से अपने आए हुए भाग को नाराज करके वापस लौटा दें। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। चमनलाल नाम का एक इंसान बहुत ही नेक और ईमानदार था। वो प्रभु के चरणों में प्रीत रखते हुए सारा दिन ही धूप में इधर उधर घूमकर टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा किया करता था। फिर शाम को उसी कबाड़ को किसी बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेचकर पेट भरने लायक कमाई करता था। एक दिन वो एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था। घर के मालिक ने उसे एक पुराना पानदान भी दिया, जो उसने मोल भाव करके 1 रुपये में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर से उसे कुछ कबाड़ बेचा गया, लेकिन घर के मालिक को वो पानदान पसंद आ गया और उसने 5 रुपयों में उस पानदान को खरीद लिया। लेकिन जब काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो पानदान उससे नहीं खुला तो अगले दिन उसने उसे चमनलाल को वापस करके अपने 5 रुपये ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वो पानदान न खुलने के कारण उससे नहीं खरीदा। अगले दिन रविवार था। रविवार को बाजार के चौक पर चमनलाल पुराना सामान बेचा करता था। वहाँ उससे कोई ग्राहक 5 रुपये देकर वो पानदान उससे खरीद ले गया। लेकिन अगले रविवार को वो ग्राहक वो पानदान उसे वापस कर गया, क्योंकि वो उससे खुला ही नहीं था। बार बार पानदान उसी के पास पहुंच जाने के कारण चमनलाल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में ही उस पानदान को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। अब की बार पानदान खुल गया। पानदान के खुलते ही चमनलाल की आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें से कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे छिटक कर जमीन पर बिखर गए थे। अगले दिन प्रातः वो उसी घर में गया जहाँ से उसने उस पानदान को खरीदा था। पता चला कि वे लोग मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में चले गए। चमनलाल ने उनका बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रहा। बाद में चमनलाल उन हीरों को बेचकर एक संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ चमनलाल कहलाने लगा। प्यारे सज्जनों, सब समय की बात है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यही चमनलाल के साथ हुआ। वो तो किसी तरह उस पानदान से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो पानदान बार बार लौटकर उसी के पास वापस आ जाता था। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तभी तो वो पानदान उसे कबाड़ी से सेठ बना गया। ऐसे ही एक और कहानी है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसकी सारी ज़मीन पिछले 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी और वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आया था। किसान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही बने एक बिल पर गई। वहाँ एक सांप अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई कि ये सांप तो सालों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने
कभी भी इसकी पूजा नहीं की। और शायद यही वजह है कि मेरी सारी ज़मीन सूख गई। किसान ने ठान लिया कि मैं अब हर रोज़ इस सांप की पूजा करूँगा। किसान एक कटोरे में घर से दूध लेके आया और उस बिल के पास रखकर कहने लगा कि हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हो, इसीलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें, आपसे मैं रोज ही आपकी पूजा किया करूँगा। और दूध का कटोरा रख करके वहाँ से चला गया। सुबह जब वापस उसी पेड़ के पास आया तो क्या देखा कि उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा है। पास जाकर किसान ने देखा तो वो एक सोने का सिक्का था। अब तो ये रोज का ही सिलसिला हो गया। किसान रोज उस सांप को दूध पिलाता और सुबह जब वो कटोरा लेने के लिए आता तो उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे को रोज ही सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसे भी एक सोने का सिक्का मिला तो उसके बेटे ने सोचा कि ये सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो बस रोज एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मुझे सारे का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम को जब लड़का सांप को दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही एक छड़ी से उस पर वार किया, जिससे सांप ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और उस लड़के को डस लिया। जख्मी सांप उसके बाद अपने बिल में चला गया। जब किसान लौट के अपने घर आया तो अपने लड़की की मृत्यु की खबर से वो बहुत व्यथित हुआ। उसे सांप पर भी बहुत क्रोध है, लेकिन सांप ने जब उसे सारी सच्चाई बताई तो किसान ने कहा, मुझे पता है कि गलती मेरे लड़के की थी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। किसान ने उसे दूध पिलाया और फिर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, आप मेरे बेटे को माफ़ करें। उस लकड़ी को और मेरे सिर को देखो, दरअसल न तो तुम्हारे बेटे का दोष था और न ही मेरा। परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बन गई थी कि सब कुछ स्वतः ही हो गया। यही भाग का खेल है। भाग के आगे हम सब मजबूर हैं। प्यारे सज्जनों, सच तो ये है कि भाग्य अपना खेल जरूर दिखाता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। इसलिए हमें भी सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म लौट कर जरूर आते हैं।